वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस की परिभाषा क्या होती है। टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कौन सा कार्य किस समय में हुआ है ये हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। Tense shows the time of an action and its degree of completeness। तो टेंस किसी कार्य के समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कोई भी कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है और किस समय में हुआ है ये हमें टेंस बताता है। शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे वाक्य क्या होता है। वाक्य में 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस के टाइप जैसे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। और डब्ल्यूएच फैमिली कौन से वर्ड होते हैं जैसे कि हु, हाउ, एटसेट्रा। तो इनके बारे में अगर आपको मालूम है तो आपको टेंस पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर इनके बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यानी समय को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वर्तमान समय, भूत समय यानी कि जो बीत चुका है, और भविष्य समय जो आने वाला समय है। तो टेंस कितने तरह के हो गए? तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 भाग और होते हैं। तो वे कौन से होते हैं? तो पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक टेंस के 4 प्रकार और होते हैं। जो कौन से हैं? तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हैं उन सभी को देखेंगे, उनके रूल्स को देखेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे। इसके बाद आपको बिल्कुल भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंसेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ेंगे, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले हमारे को पर्सन चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये पर्सन चार्ट क्या होता है? तो पर तो पर्सन चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है। यानी कि पर्सन होता है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो, सिंगुलर और प्लूरल। इस चार्ट को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं पर्सन चार्ट के ऊपर। तो ये हमारा पर्सन चार्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और आप इसको जानते भी होंगे। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के पर्सन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर कोई एक नाम। थर्ड पर्सन प्लूरल दे,
दीज, दोज या फिर दो या दो से अधिक नाम। तो इसके अंदर केवल इतना ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब इन्हीं पर्सन चार्ट के अकॉर्डिंग लगेंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और इसको 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ रहा है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हमें व्यक्ति की पसंद, नापसंद, आदत, दिनचर्या और यूनिवर्सल ट्रूथ का भी पता चलता है। जैसे कि राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता, उसे आम पसंद है, सूर्य पूर्व से उगता है आदि। इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ठीक है, ये पसंद नापसंद, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इन सब के बारे में कौन बताता है हमारे को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो किसी के वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है। और पसंद नापसंद की बात हो रही है, आदत की बात अगर होती है, दिनचर्या की बात होती है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, तो वो सभी वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करी जाती है और इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। चलिए इसके पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। तो इसका जो रूल होता है, यानी नियम जो है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस और अंत में आता है ऑब्जेक्ट। अब ये एस और ई एस किसके साथ लगता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एस ई एस किसके साथ लगेगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, एस और ई एस। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा क्या होता है, तो वो होता है ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, दिस या डैट, एटसेट्रा। जिसके अंदर सिंगुलर चीज आ रही है और वो थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है, तो इसके मेन वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे और किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ एस ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखते हैं कुछ उदाहरण को और फिर समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम घूमने जाता है, तो वाक्य के अंत में क्या है, ता है। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का है ये। तो राम जो है यहाँ पर वो क्या है, थर्ड पर्सन है। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राम एक है यहाँ पर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस और ई एस। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आ जाता है तो उसके मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, एस और ई एस। तो गो के साथ क्या लग गया यहाँ पर, ई एस। अगला देखिए, मैं खेलता हूँ, तो आई जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो आई प्ले। अमन मेरे साथ रहता है, अमन क्या है यहाँ पर, ये एक नाम है। अमन एक क्या है, एक नाम है। तो ये भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगेगा। तो ये देखो यहाँ पर इसकी मेन वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। हम हंसते हैं, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो इसके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं किया गया है। रोहित खेलता है, रोहित क्या है यहाँ पर, रोहित फिर से क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, रोहित प्लेज। यहाँ पर क्या लग गया, एस और एस का इस्तेमाल हो गया। अगर यहाँ पर दो नाम होते हैं, जैसे राम और रोहित खेलते हैं, तो राम एंड रोहित प्ले। क्योंकि दो नाम हो जाते हैं तो क्या हो जाता वो, अगर दो नाम हो जाते हैं तो क्या हो जाता वो, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो उसमें भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और एस और एस का इस्तेमाल करना है और अंत में ऑब्जेक्ट लगाना है। और एस और एस जो है वो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका नियम देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें डू या डज, उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। यानी रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, इन दोनों में से एक ही चीज लगेगी। उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा और अंत में ऑब्जेक्ट। अब डू या डज किसके साथ लगेगा देखिए वो भी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो अफर्मेटिव में एस और एस का इस्तेमाल हो रहा था, तो वहीं पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होगा और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल होगा। यानी कि ही, शी, इट और जो एनी नेम है, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ किसका इस्तेमाल होगा, तो डज का, और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल होगा। चलिए इसके भी कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, राम घूमने नहीं जाता है। तो देखिए वाक्य के अंत में अभी भी क्या आया है, ता है। ये इसका मतलब ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वाक्य में नहीं भी आया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस का है। तो राम घूमने नहीं जाता, यहाँ पर राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल हो गया, डज का। अंकल मुझे नहीं मिलते हैं, अंकल क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इनके साथ भी किसका इस्तेमाल हुआ है, डज का। वे लोग सपने नहीं देखते हैं, वे लोग मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब दे क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि डू का इस्तेमाल हुआ है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। अगला वाक्य क्या है, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू टेम्पल। तो आई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल हुआ, डू का। तुम उन्हें नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो देम, तो यू क्या है यहाँ पर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ भी डू का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना आसान है नेगेटिव सेंटेंस को बनाना। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस में डू या फिर डज, इन दोनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। बस डज किसके साथ इस्तेमाल होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होगा और बाकी सभी के साथ डू का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को ही अच्छे से समझ लिया है। दोनों के ही नियमों को आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो सेंटेंस का तीसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस के अंदर वाक्य क्या से शुरू होता है और यहाँ पर क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर क्या के लिए उसी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं एक बार कि किस प्रकार। तो इसका जो रूल होता है वो होता है डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, डू या डज पहले यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, बस यही ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसके अंदर जो वाक्य है वो क्या से शुरू होगा लेकिन क्या की इंग्लिश वट नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या मैं हंसता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वाक्य जो है क्या से शुरू हो रहा है लेकिन इसके लिए वट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या मैं हंसता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं यानी कि आई, तो आई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, डू, तो डू आई लाफ। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो वे लोग क्या हो गए यहाँ पर, दे के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है डू। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या रमेश प्रतिदिन नहाता है, तो यहाँ पर रमेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, रमेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, डज का। तो डज रमेश टेक अ बाथ डेली। क्या उसकी सहेली नाचती है, उसकी सहेली, यहाँ पर देखिए किसी एक की बात हो रही है, क्या उसकी सहेली, किसी की एक सहेली की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल होगा, डज का। तो डज हर फ्रेंड डांस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए बहुत ही आसान इसका रूल है, डू या डज पहले आ जाएगा यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस वाक्य के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वाक्य की पहचान क्या है कि वाक्य जो है वो क्या से शुरू होगा लेकिन क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होगी। इसी के बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक
नकारात्मक वाक्य या फिर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर भी वाक्य जो है वो क्या से शुरू होगा और इसी के साथ साथ इसमें नहीं एक वर्ड भी जुड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। चलिए इसके नियम को देखते हैं। नियम बहुत आसान है इसका, क्योंकि वाक्य ये भी क्या से शुरू हो रहा है, तो डू या डज आएगा। डज किसके साथ आएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है तो इसके अंदर नॉट का इस्तेमाल भी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। डू या डज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डजंट या फिर डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये नियम और ये नियम दोनों ही एक जैसे हैं। बोलचाल की भाषा में इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डजंट, डोंट। तो आप इस तरह से भी इस सेंटेंस को बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर भी वाक्य जो है वो क्या से शुरू होगा, वाक्य के बीच में नहीं भी होगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। इसका रूल क्या है, यानी इसका नियम क्या है, डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, या फिर डजंट या डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है, क्या राम घूमने नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी वाक्य जो है वो क्या से शुरू हो रहा है और वाक्य के बीच में नहीं भी आ रहा है, और इसका मतलब ये जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आप जितने अच्छे से वाक्य को पहचान पाएंगे ना, उतने ही अच्छे से आप इसके रूल को याद कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या राम घूमने नहीं जाता है। तो राम क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डज का। डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक, क्या राम घूमने नहीं जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट राम गो फॉर अ वॉक। सेकंड देखिए, क्या पंकज तुम्हारे साथ नहीं पढ़ता। यहाँ पर पंकज जो है वो अगेन फिर से क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डज का। तो डज पंकज नॉट स्टडी विद यू, या फिर डजंट पंकज स्टडी विद यू, क्या तुम खेल नहीं खेलते। यहाँ पर तुम क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब यू, तो यू के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डू का। तो डू यू नॉट प्ले। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है नियम को देखने में, उदाहरण को देखने में, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, आप इन सभी नियमों को आराम से याद कर पाएंगे। तो ये था इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन 4 तरह के सेंटेंस को कर लिया है। अब आएगा डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस और उसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं और उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला जो है हमारा वो है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। इसका जो नियम है वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये भी एक प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें वाक्य क्या से शुरू नहीं होता है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले, यानी डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ड है वो पहले आ जाएंगे, डू डज उसके बाद आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज सब्जेक्ट से पहले आते हैं। अगर उसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ गया, जैसे कि हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, तो ये सारे अगर वर्ड आ जाते हैं उसके अंदर, तो ये वर्ड पहले आ जाएंगे और उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी कुछ उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए पहला उदाहरण है इसमें, अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है। तो देखिए इसके अंदर बीच में पूछा गया है क्यों। सेंटेंस को देख के आपको सब्जेक्ट का पहचान करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अमन क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डज का। अब क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आया हुआ है क्यों, जो कि डब्ल्यूएच फैमिली का एक वर्ड है जिसकी इंग्लिश होती है वाई। तो डब्ल्यूएच फैमिली का अगर वर्ड आ गया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई, फिर डज, फिर सब्जेक्ट यानी अमन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है, वाई डज अमन लिव विद यू।
बहुत ही आसान है, देखिए आराम से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि सेम टू सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही नियम है इसके अंदर। केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर WH फैमिली वर्ड आने से WH फैमिली के जो वर्ड हैं वो इंग्लिश में आगे आ जाएंगे और बाकी सेम सेंटेंस एज इट इज पीछे की ओर चला जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड आया कब। कब का मतलब क्या होता है, व्हेन, यानी कि सिंस व्हेन डू दे चिल्ड्रन लिव विद यू। ये WH फैमिली वर्ड आया पहले, उसके बाद डू या डज, क्योंकि दे है तो दे के लिए डू का ही इस्तेमाल किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क भी। और देखिए आगे, हम कब तक साथ खेलते हैं, until when, यानी कब तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, until when do we play together। आप मंदिर क्यों जाते हो, why do you go to temple। बहुत आसान है, यहाँ पर देख रहे होगे आप, सब्जेक्ट हमारा यू है, इसके लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि WH फैमिली वर्ड आया हुआ है तो WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा। बच्चे विद्यालय कब जाते हैं, when do the children go to school। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, समझ चाहिए, और बिल्कुल टाइम निकाल करके आप इसको पढ़ें। आराम से पढ़ेंगे, आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करेंगे, आपको ये आराम से समझ में आ जाएंगे। आइए WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। तो आगे है WH फैमिली नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब WH फैमिली नेगेटिव वर्ड या WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, यानी वाक्य जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम WH फैमिली वाला होगा, बट इसमें इस बार नेगेटिव एक यानी कि नहीं जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका जो नियम है वो भी बिल्कुल सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो WH फैमिली प्लस में डू या डज फिर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड भी होंगे तो क्या लग जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए इसके भी उदाहरण को देखते हैं। तो पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता। तो देख रहे होगे यहाँ पर क्यों आया हुआ है, इसका मतलब ये WH फैमिली वर्ड है, और नहीं भी आया है तो इसका मतलब WH फैमिली नेगेटिव वर्ड है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं नियम के अनुसार। तो नियम क्या कहता है, सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। पंकज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए डज का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी हमारा पंकज, फिर क्योंकि नेगेटिव वर्ड भी है तो नॉट का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्टडी विद यू, यानी पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता, वाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू, या फिर वाई डजंट पंकज स्टडी विद यू। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते। देखिए यहाँ पर फिर से WH फैमिली का वर्ड आया है कौन सा, तो कौन सा को कहते हैं हम विच। तो विच गेम डू यू नॉट प्ले, कौन सा खेल जो है वो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, तो विच गेम डू यू नॉट प्ले। मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती, वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो बहुत आसान भाषा में आप इन सभी नियमों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने उनके नियम को जाना, उनके उदाहरण को जाना, और कैसे उनको पहचाने इसको भी जाना। आपको अगर कंफ्यूजन हो कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें, 1 से 2 बार प्ले करके उसको देखें, आपको आसान भाषा में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, हमें किस प्रकार पता चलेगा कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो, रहे हैं, रहा है, रही है इत्यादि आते हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को दर्शाते हैं। इस प्रकार के टेंस में कार्य के वर्तमान समय में चलने की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये कि कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हूं इत्यादि आते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें कार्य के बारे में क्या बताता है कि कार्य अभी वर्तमान में भी जारी है। आइए इसके उदाहरण देखें कुछ, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, यानी जो पढ़ना यहाँ पे जो कार्य है वो अभी भी क्या है, जारी है। तुम दौड़ रहे हो, यानी जो दौड़ना यहाँ पे जो कार्य है वो भी अभी जारी है। रवि घूम रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है इत्यादि। चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य की तरफ जानते हैं उसके रूल्स के बारे में कि साधारण वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस,
जो सेंटेंस का पहला प्रकार है, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसका जो रूल है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जो भी हमने पर्सन्स पढ़े थे उनमें से एक सबसे पहले आएगा, उसके साथ इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या तो इज या फिर एम या फिर आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ आईएनजी। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कही जाती है, या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट। एक बार और देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, उसके अकॉर्डिंग इज, एम या आर यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर अंत में ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा? तो इज जो है वो ही, शी, इट या फिर एनी सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एम जो है वो केवल आई के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सभी के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो यू हो, वी हो, चाहे वो यू हो, वी हो, दे हो, या फिर प्लूरल नेम। यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, जो कि हमारे ही, शी, इट, दिस, दैट होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यानी आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसके भी उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है, राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर जो जाना मुख्य क्रिया है, ये अभी भी वर्किंग में है, यानी अभी भी जारी है। तो वाक्य के अंत में क्या आया? रहा है। इसका मतलब वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो राम स्कूल जा रहा है, तो राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इज का। तो राम इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज का इस्तेमाल किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। तो राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। वह घूमने जा रहा है, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। सेम चीज है यहाँ पर, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं घर आ रहा हूँ, आई क्या है यहाँ पर? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो सब्जेक्ट हमारा आई, जिसके साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, तो आई एम कमिंग होम। मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है, माई हार्ट इज लुकिंग फॉर यू। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कितना आसान है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना। बस क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जा रही है? तो वो इज एम आर, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस हेल्पिंग वर्ब में एक सेंटेंस में एक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो समझ गए होंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये बहुत आसान है। एक बार और रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेंटेंस का दूसरा टाइप क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, केवल इज एम आर के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये एक नकारात्मक वाक्य है, वाक्य के अंदर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके लिए नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इज एम आर के बाद लगेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस में इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर अंत में ऑब्जेक्ट। एमंट नहीं होता है, यानी कि एम नॉट को एमंट नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता। एम नॉट को भी आरंट लिखा जाता है, या फिर एम नॉट ही आप लिखेंगे। और आप इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस में इजंट या आरंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। तो नियम जो है वो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह सेम है, केवल इज एम आर के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है।
आइए कुछ उदाहरण को देखें और फिर समझते हैं कि सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे पहला उदाहरण है, राम घूमने नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले वाक्य पहचानना हमारे को। वाक्य के अंत में क्या आया? रहा है। इसका मतलब वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। वाक्य की पहचान बहुत जरूरी है। तो राम घूमने नहीं जा रहा है, तो वाक्य हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले यानी राम। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ इज का इस्तेमाल, और फिर नॉट क्योंकि वाक्य में नहीं आया है तो इसके लिए नॉट का इस्तेमाल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, इसमें हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, और ये हमारा सब्जेक्ट। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आप। अगला सेंटेंस देखिए, वो कहीं नहीं जा रहा है। अगला वाक्य देखिए, वो कहीं नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। अब ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? तो इज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। आइए एक और वाक्य देखिए, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं। यहां पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, वो आया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल किया गया। वाक्य में नहीं है तो उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग टुडे। लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। लोग जो है यहाँ पर काफी सारे हैं। यहाँ जो लोग वर्ड है इसका इस्तेमाल बहुवचन के रूप में किया गया है, तो पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। तो ये देखा आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है, उसका रूल क्या है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक से दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से सीख सकते हैं इसको। तो हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस को कर लिया है, दोनों के नियमों को पढ़ लिया है। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं कि इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार होते हैं और उनको बनाने का नियम क्या होता है। तो अगला जो पॉइंट हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर वाक्य क्या से शुरू होगा, लेकिन क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी। यहाँ पर जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो वहां पर क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं यूज की जाती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको वन वर्ड या टू वर्ड में आंसर किया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। यहाँ पर आइए इसका रूल देखते हैं। तो रूल भी बहुत आसान है, इज एम आर पहले आ जाएगा और बाकी सब कुछ पीछे हो जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क। नियम आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम है, बस क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी आगे आ जाएगी और बाकी सब उसके पीछे चला जाएगा एज इट इज। सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और सवाल पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूले। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हुआ है, क्या वह घूमने जा रहा है। तो एक प्रकार से ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसको वन वर्ड या टू वर्ड में आंसर किया जाता है। तो क्या वह घूमने जा रहा है, तो वह यहाँ पर क्या है? ही यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके लिए इज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इज एम आर में से इज पहले आ गया, इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं? आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या राम गाना गा रहा है? इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। देखा आपने कितना आसान है ये। चलिए यहाँ पर एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस में इज एम या आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा, तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। अभी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा जिसमें इज एम आर पहले आ गया, तो इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूले।
तो हमने अब तक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस के 3 प्रकार को पढ़ लिया है। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ड यानी इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसमें भी वाक्य क्या से ही शुरू होगा। इसका जो रूल है उसको देखते हैं। इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे आईएनजी लिखा नहीं है, आप लिख लें उसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूले। तो रूल क्या बना, इज एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल है ये। आइए इसके भी उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, क्या वह घूमने नहीं जा रहा है। तो यहाँ भी देख रहे होंगे वाक्य जो है वो क्या से ही शुरू हो रहा है। क्या वह घूमने नहीं जा रहा है और अंत में रहा है, इसका मतलब ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा। और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इजंट ही गोइंग फॉर अ वॉक। यानी इज नॉट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इजंट। प्रोनाउंस करने के लिए यानी बोलचाल की भाषा में इस तरह के वाक्यों का आप इस्तेमाल करें, इजंट ही गोइंग फॉर अ वॉक। अगला वाक्य देखिए, क्या लोग स्टेज पर नहीं नाच रहे हैं। फिर से वाक्य पहचाने, रहे हैं इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और वाक्य क्या से शुरू हुआ है, अब बीच में नहीं आया है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके लिए आर का इस्तेमाल किया जाएगा। आर पीपल नॉट डांसिंग ऑन दी स्टेज, या फिर आरंट पीपल डांसिंग ऑन दी स्टेज। क्या राम गाना नहीं गा रहा है, इज राम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्योंकि राम जो है यहाँ पर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही नाम है तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए इज का इस्तेमाल किया जाएगा। इज राम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, उसके नियम को और उदाहरण को भी आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो सके। स्पीड काफी जरूरी है, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी कि आपको फटाफट सेंटेंस को पढ़ने के बाद कौन से टेंस का है और कौन से टेंस के कौन से पार्ट का है, यानी कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये किस तरह का सेंटेंस है, तुरंत वहां पे आपका दिमाग जाना चाहिए और उसका रूल आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो वीडियो को एक दो बार और देखें, आप आराम से समझ जाएंगे इसको। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। चलिए हम अब जानते हैं सेंटेंस के 5वें टाइप को। तो आइए अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है WH फैमिली वर्ड, यानी WH फैमिली वर्ड्स सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही एक टाइप है, आइए इसको भी देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा आराम से, जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा। अब WH फैमिली वर्ड में वाक्य क्या से शुरू नहीं होगा। और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। इसके अंदर वाक्य क्या से शुरू नहीं होगा। तो देखिए WH फैमिली अगर वर्ड आ रहा है जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो ये सभी वर्ड जो है WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी इंग्लिश सबसे पहले आती है। उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ खेल रहे थे, तो यहाँ वर्ड आया है कहाँ और वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है। तो कहाँ आया है तो इसका मतलब सबसे पहले इसकी इंग्लिश, यानी WH फैमिली का वर्ड है ये, तो ये सबसे पहले आएगा। दोज चिल्ड्रन ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, आर। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ आर का इस्तेमाल किया गया। तो वेयर आर दोज चिल्ड्रन,
फिर मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी, तो प्लेइंग, और अंत में ऑब्जेक्ट विद यू। एक बार और देखिए, सबसे पहले आपने पाया वाक्य के अंदर कि कहाँ लिखा हुआ है, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली का एक वर्ड है, तो वेयर। फिर आपने सब्जेक्ट ढूंढा, तो वो बच्चे, तो यानी दोज चिल्ड्रन, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके लिए आर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वेयर आर दो चिल्ड्रन। फिर खेलना यहाँ पर मेन वर्ब है, तो प्लेइंग, और अंत में तुम्हारे साथ विद यू हमारा ऑब्जेक्ट है। वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ खेल रहे हैं, तो वेयर आर दो चिल्ड्रन प्लेइंग विद यू। अगला देखिए, वह घूमने क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे फिर एक वर्ड आया क्यों, ये भी एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है, यानी वाई इज ही गोइंग फॉर अ वॉक। लोग स्टेज पर कब से नाच रहे हैं, यहाँ फिर एक वर्ड आया कब से। सिंस व्हेन आर पीपल डांसिंग ऑन दी स्टेज, राम क्या गा रहा है, फिर एक वर्ड आया क्या। अगर ये वर्ड आगे आ जाता, यानी ये क्या आगे आ जाता, तो यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये आगे नहीं आया, वाक्य के बीच में आया है, तो यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो व्हाट इज राम सिंगिंग। सब्जेक्ट की पहचान होते ही आपको हेल्पिंग वर्ड ध्यान में आ जाएगी बहुत आसानी से। तो व्हाट इज राम सिंगिंग, क्योंकि राम जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया सेंटेंस के 5 टाइप्स को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। अब डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के अंदर भी नेगेटिव होता है, तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव वर्ड। इसका भी नियम बिल्कुल सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। तो वह घूमने क्यों नहीं जा रहा है, तो यहां पर बीच में आया क्यों, फिर आया नहीं, इसका मतलब डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव वर्ड है। कौन से टेंस का रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो वाई इज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, देखिए सब कुछ सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया तो भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। डब्ल्यूएच फैमिली में नेगेटिव आ गया तो भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, वाई इजंट ही गोइंग फॉर अ वॉक। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज अमन नॉट टॉकिंग, हो सकता है नाराज हो। वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। आपने यहां पर आसान भाषा में समझ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इस टेंस के 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव वर्ड। इन 6 के रूल्स को आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार और प्ले करें, उसके बाद फिर से देखें। 1 से 2 बार आप देखेंगे, आप आराम से सीख जाएंगे, इनके नियमों को भी सीख जाएंगे। और अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक करिए। आगे और भी वीडियोस आएंगी स्टडी ब्लॉग के ही चैनल पर। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो उसको जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए यहां पर इस अध्याय को करते हैं हम खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है। यानी कि वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका हूं, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है आदि जो है वाक्य के अंत में आता है। ये इसकी पहचान है। इस प्रकार के टेंस में कार्य के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जैसे मैं कार्य कर चुका हूं, मतलब अभी कोई कार्य वर्तमान समय में ही खत्म हुआ है, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। उदाहरण देखते हैं कुछ, जैसे श्याम घूम चुका है, गीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम लिया या घूम चुका हूं, उसने गलती की है, हमने पुस्तक दी है आदि। इन सभी वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि इन सभी के जो कार्य हैं वे अभी यानी प्रेजेंट टाइम में ही खत्म हुए हैं। अगर हम कहें कि मुझे घड़ी मिली है तो इसका सीधा मतलब होता है मुझे घड़ी मिल चुकी है। तो ये इसके उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने की जो विधि है। पहचान, इसका जो पहचान है वो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है। इस प्रकार के टेंस से हमें कार्य के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है कि कार्य पूर्ण हो चुका है और वो प्रेजेंट टेंस में ही पूर्ण हुआ है। ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है।
चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नियम को जानते हैं हम, ताकि आप बड़े ही आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सके, उसका इंग्लिश अनुवाद कर सके। तो सेंटेंस का टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, यानी साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इसका जो रूल है बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, इसी तरह प्रत्येक परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि हैज किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैव किसके साथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं हमारे ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर कोई सिंगल नेम, उसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, रमेश स्कूल जा चुका है। रमेश स्कूल जा चुका है, तो वाक्य की पहचान क्या है? चुका है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, रमेश जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रमेश हैज गॉन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अगला वाक्य देखिए, मैं काम कर चुका हूँ। फिर से वाक्य की पहचान करिए आप, अंत में क्या आया? चुका हूं। इसका मतलब जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन द वर्क, या आई हैव वर्कड भी इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है। आई हैव वर्कड। हमने तुम्हें देख लिया है। वी हैव सीन यू, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर वी आया है तो वी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता तब तक हैज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन बच्चों ने मोहन से पेन लिए हैं। दोज चिल्ड्रन, यहाँ दोज चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा? हैव। तो दोज चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फ्रॉम मोहन। दोज चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फ्रॉम मोहन। यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, टेकन। उस लड़की ने कार खरीदी। That girl has purchased a car। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है। अगर आपने वाक्य के टेंस को पहचान लिया तो आप आराम से समझ जाएंगे कि अगर वो कॉन्टिन्यूस का आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर वो परफेक्ट टेंस का आया तो हैज या हैव। चलिए अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है वो अफर्मेटिव की तरह ही सेम है, बस हैज हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको आप सब्जेक्ट प्लस में हैजंट, हैवेंट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हैव नॉट और हैज नॉट को आप हैजंट और हैवेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए इसके भी उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं सेंटेंस को कि किस प्रकार इंग्लिश में अनुवाद किया है। तो पहला उदाहरण है, हमने तुम्हें नहीं देखा है। क्योंकि नेगेटिव वाक्य है तो नहीं का आना स्वाभाविक है। हमने तुम्हें नहीं देखा है यानी वी, तो वी क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वी हैव नॉट सीन यू या फिर वी हैवेंट सीन यू। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है। आई हैवेंट गिवन हिम एनी बुक। अर्नब ने पैसे नहीं लिए हैं। अर्नब हैज नॉट टेकन द मनी। तो आपने देखा कितना आसान है ये। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को ही देखा, दोनों के नियमों को याद कर और उदाहरणों से हमने अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है इसको भी देखा। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं अब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर वाक्य क्या से शुरू होता है और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी जो हैज हैव का इस्तेमाल किया जाएगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आइए रूल को देखते हैं। तो रूल है हैज हैव यानी हैज और हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। आइए इसके उदाहरण को भी देखते हैं। तो पहला उदाहरण, क्या रामू घूमने गया है, यानी वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है।
तो हैज राम गॉन फॉर अ वॉक। हैज या हैव में से हैज पहले आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला उदाहरण भी देखते हैं। क्या रवि आया है? हैज रवि कम। यहाँ भी रवि क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है क्या बच्चे सो चुके हैं? बच्चे जो है यहाँ पर वो एक से ज्यादा है, यानी कि बहुवचन है, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और देखते हैं। क्या उसने रात का भोजन कर लिया है? हैज ही टेकन डिनर। रात के भोजन को क्या कहते हैं? डिनर। तो हैज ही टेकन डिनर। तो बस ध्यान क्या रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज है पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगला टॉपिक है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें भी वाक्य क्या से ही शुरू होगा और वाक्य के बीच में नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी हैज है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, बिल्कुल सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह। इसके रूल को देखें तो हैज है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, और क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर बिल्कुल सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैज हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि इसका इंग्लिश अनुवाद किस प्रकार किया जाता है। तो उदाहरण पहला, क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है? तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और इसके बीच में नहीं भी आया हुआ है। तो हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे, क्योंकि यू जो है यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो हैज हैव में से हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है? हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे। अगला उदाहरण देखिए। क्या तुम उससे नहीं मिले हो? हैव यू नॉट मेट हिम। क्या तुम उससे नहीं मिले हो? हैव यू नॉट मेट हिम। एक और उदाहरण देखते हैं। क्या उन लोगों ने हमें नहीं देखा है? तो हैव दे नॉट सीन अस। यहां पर दे क्या है? तो ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। एक और देखते हैं। क्या तुम्हारे भाई ने झूठ नहीं बोला है? तो यहाँ पर तुम्हारा भाई यानी कि एक की बात की जा रही है और ये थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज का इस्तेमाल किया गया है, यानी हैज योर ब्रदर नॉट टोल्ड अ लाई। केवल किस बात का ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, नेगेटिव नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए WH फैमिली वाले सेंटेंस को भी देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा WH फैमिली वर्ड से है, यानी WH फैमिली वाले सेंटेंस। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसमें वाक्य क्या से शुरू नहीं होता है। आइए इसके भी नियम को देखते हैं। तो इसका भी नियम बिल्कुल आसान है। केवल WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएंगे और उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इसका भी नियम है। केवल WH फैमिली वर्ड जो है वो पहले आ जाएंगे। WH फैमिली वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि। इस प्रकार के वर्ड WH फैमिली वर्ड कहलाते हैं। तो ये आगे आ जाएंगे, यानी सेंटेंस बनाते वक्त ये पहले आएंगे, यानी इनसे सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, अमन ने किताब क्यों ली है? तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है और यहाँ पर क्यों का इस्तेमाल किया गया है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो वाई, क्योंकि WH फैमिली वर्ड है तो वाई पहले आ गया। उसके बाद अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाई हैज अमन टेकन द बुक। एक और देखते हैं, आपने क्या खाया है? व्हाट हैव यू ईटन। उसके बाद उन्होंने किसे पीटा है? whom have they beaten। इसके बाद सीता ने क्या किया है? what has सीता done। और अंत में वे दोनों कहाँ गए हैं? यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, इसलिए ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो इसके लिए have का इस्तेमाल किया गया है। where have they both gone। तो यहाँ पर आपने देखा WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान है। अगर
WH फैमिली से बिलोंग कोई वर्ड अगर आता है तो वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज या हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जा रही है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है WH फैमिली नेगेटिव वर्ड। सेम चीज है, यहां पर भी केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव में किया जाता है, सेम उसी तरह से WH फैमिली के नेगेटिव वर्ड में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रूल क्या हुआ इसका, तो WH फैमिली के वर्ड पहले आएंगे, उसके बाद हमारा वही हेल्पिंग वर्ड यानी हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि मैंने क्या नहीं किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है यानी कि क्या, और नेगेटिव वर्ड भी है यानी कि नहीं। What have I not done? सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हैव, उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन। तो मैंने क्या नहीं किया है, What have I not done? अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है। अमन यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, किताब ऑब्जेक्ट है, और क्यों जो है वो हमारा WH फैमिली वर्ड है। तो why has अमन not purchased the book yet? अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है। Why has अमन not purchased the book yet? तो यहाँ पर क्या हुआ, WH फैमिली वर्ड पहले, उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको इसके नियम याद करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है तो आप वीडियो को एक बार और देखें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। WH फैमिली वर्ड है तो हैज हैव से पहले WH फैमिली आ जाएगी, और WH फैमिली में भी अगर नेगेटिव वर्ड है तो WH फैमिली फिर हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि ये सभी परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस में कार्य चल रहे होने की जानकारी दी जाती है, यानी कि कार्य जो है वो अभी भी जारी है, तथा इसमें समय की जानकारी भी प्रदान की जाती है। यानी इस टेंस में हमें दो चीजों के बारे में पता चलता है, एक तो कार्य जो चल रहा है अभी भी, और दूसरा किस समय से चल रहा है इसके बारे में पता चलता है। इसकी पहचान क्या होगी, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा था, उसका भी जो पहचान है वो बिल्कुल सेम है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लेकिन इसमें समय भी बताया जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। और ध्यान रहे, समय के साथ से का प्रयोग होता है, यानी कि समय को से डिनोट किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों को देख करके समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे कि पहला उदाहरण है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो वाक्य के अंत में रहा है आया है और साथ में इसमें समय भी बताया गया है, तो ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सीता 4 दिन से नाच रही है, तो यानी कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है और इसके साथ साथ इसमें समय भी बताया गया है कि वो कार्य 4 दिनों से हो रहा है। अगला देखिए, लोग 10 बजे से घूम रहे हैं, मैं सुबह से रो रहा हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं, या इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर समय के बारे में बताए जाने पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको निश्चित समय बताया जाए तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको अनिश्चित समय दिया गया है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आइए इनके बारे में भी जानते हैं कि कहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगला जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, कि सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में जानना है हमारे को। तो देखिए, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है जब भी कभी वाक्य में रहा है, रही है, रहा का प्रयोग होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है,
और इसके साथ अगर निश्चित समय आपको दिया गया हो तो वहाँ पर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock। सिंस कोई साल दिया गया हो, आगे कोई डेज नेम हो तब सिंस का इस्तेमाल करेंगे आप। कोई टाइम पीरियड हो जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तब सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इन तरह के शब्दों के लिए भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइल्डहुड, बर्थ के टाइम से, तब भी सिंस। सिंस डैट डे, सिंस माई डैड वाज बॉर्न, इन सभी शब्दों के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन सभी समय के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर समय बताया गया है सुबह से, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, यहाँ पर फिर एक दिन आया है मंडे, तो यहाँ इसके लिए भी सिंस का इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं कि फोर का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। तो फोर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए, यानी कि समय की अवधि के साथ प्रयोग होता है। जो समय अनिश्चित हो वहाँ पर फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि 4 2 सेकेंड, 2 मिनट्स, 2 आवर, 2 डेज या वीक, या 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज, इन सभी के लिए फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल, कुछ देर से, फॉर मैनी डेज, 4 आवर्स, 4 मंथ्स, 4 ईयर्स, ये अनिश्चित समय है तो यहाँ पर फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ निश्चित समय हो जाएगा वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप सेंटेंस के अंदर प्रयोग करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, सिंस का इस्तेमाल किन समय के लिए किया जाएगा और फोर का इस्तेमाल किन समय को दर्शाने के लिए किया जाएगा। आइए चलते हैं सेंटेंस के पहले टाइप यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ, सकारात्मक वाक्य की तरफ। तो इसका रूल जो है वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद जो समय दिया गया है। यानी कि सब्जेक्ट हैज़ या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर और बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन या फिर अदर वर्ड्स। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आप सभी को पता है। ही, शी, इट, सिंगल नेम आया है तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आई, वी, यू, दे, दोज, इन सभी के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं और फिर समझते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वाक्य को पहचाने सबसे पहले। तो रहा है यानी कॉन्टिन्यूस टेंस है और साथ में समय दिया गया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसका, प्रेजेंट का। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि रीडिंग, तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हमने पढ़ा था अगर समय दिया गया हो जैसे 2 घंटे 3 घंटे तो वहाँ पर फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आइए अगला देखें, मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। अगर डेज नेम आ जाते हैं तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जिसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके साथ जो है यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आगे जो है वो एक दिन का नाम आया है। मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। आइए एक और उदाहरण देखें, वे लोग 1990 से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से एक समय आया है 1990 जिसके लिए भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दे हैव बीन वर्किंग सिंस 1990। एक और देखते हैं, राम सुबह से सो रहा है, तो राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, अगर ये भी आता है तब भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आप उस टेबल को, उस चार्ट को एक बार और देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फिर फोर और उसके बाद उसके साथ जो समय दिया गया है जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट,
सिंस या फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, या जिसको हम अदर वर्ड भी कहते हैं। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस को भी देखें। तो अगला जो पॉइंट है वो है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए भी जो रूल होगा वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही सेम होगा, केवल हैज या हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरण को देखें। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वर्ड आया नहीं, तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर आप एक नियम को भी याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप बाकी वाक्यों के नियमों को आसानी से याद कर पाएंगे। जैसा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है, केवल हैज या हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए एक और उदाहरण को देखें। मैं सोमवार से नहीं खेल रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। यहां पर भी क्या आया, हैज हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई हैवंट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। एक और उदाहरण को देखते हैं। वे लोग 1990 से काम नहीं कर रहे हैं, दे हैवंट बीन वर्किंग सिंस 1990। आप टाइम पीरियड के लिए इसका जरूर ध्यान रखेंगे कि कहां पर सिंस का इस्तेमाल करना है, कहां पर फॉर का इस्तेमाल करना है। आइए एक और उदाहरण देखें। राम सुबह से सो नहीं रहा है। राम सुबह से सो नहीं रहा है, यानी राम हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी देखें कि वहां पर किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर वाक्य एक बार क्या से भी शुरू होगा और एक बार वाक्य क्या से शुरू नहीं होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव जो होते हैं वो पहले आ जाएंगे, और अगर वाक्य में WH फैमिली वर्ड आ रहे हैं जैसे कि कौन, क्या, कब, कहां, तो इनका प्रयोग पहले होगा और बाकी सभी इसके पीछे हो जाएंगे। आइए एक बार नियम को देखें आप। अगर WH फैमिली वर्ड आता है तो उसके इंग्लिश जो है वो पहले आएगी, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और उसके बाद अदर यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। जैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस आया, हैज और हैव कहाँ आ गए, सब्जेक्ट से पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर WH फैमिली का वर्ड कोई जुड़ गया तो वो उससे भी पहले आ जाएगा। आइए उदाहरण को देखें और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे पहला उदाहरण है, क्या हुआ 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो वाक्य क्या से शुरू हुआ है। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो वहां पर WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे कि सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हैज का, तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या हुआ, सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो पहले आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। क्या मैं सोमवार से खेल रहा हूं। फिर से देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है और यहां पर इसकी इंग्लिश वट नहीं होगी, केवल हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। तो हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मंडे, यहाँ पर डेज का नाम आया है इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे बिल्कुल, कि डेज का नाम आया है तो सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस तरह से बताया गया है तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या याद रखना है कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ना कि WH फैमिली का कोई वर्ड। लेकिन अगर क्या हो कि WH फैमिली का वर्ड बीच में आ जाए, अगर ये क्या बीच में आ जाए तो WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा। तो आइए अगला उदाहरण देखें। वे लोग 1990 से क्यों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया क्यों, जो कि WH फैमिली वर्ड है। तो WH फैमिली वर्ड है तो क्या हो जाएगा, WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा। तो वाई हैव दे बीन वर्किंग सिंस 1990। आइए एक और उदाहरण को देखें। राम सुबह से कहाँ सो रहा है। यहाँ पर फिर एक शब्द मिला कहाँ, जिसकी अंग्रेजी होती है वेयर, और ये WH फैमिली वर्ड है। तो वेयर हैज राम बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से यानी कि सिंस। तो वेयर हैज राम बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी देखें। तो अगला जो टॉपिक है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका भी जो नियम है वो बिल्कुल सेम रहेगा इंटेरोगेटिव की तरह, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। यानी WH फैमिली वर्ड अगर आ गया सेंटेंस में तो वो पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट,
सिंस या फॉर और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। एक और उदाहरण देखें, क्या मैं सोमवार से नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ भी देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। सिंस और फॉर का इस्तेमाल बिल्कुल सटीकता के साथ आप लोगों को करना है। वीडियो को 1 से 2 बार और देखेंगे आप, तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण को देखें। वे लोग 1990 से क्यों काम नहीं कर रहे हैं। तो वाई हैव दे नॉट बीन वर्किंग सिंस 1990। तो क्योंकि इसके अंदर WH फैमिली वर्ड आया है, तो इसीलिए WH फैमिली वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा। आइए एक और उदाहरण को देखें। तुम पिछले साल से क्या नहीं कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि क्या जो है वाक्य के बीच में आया है। तो इसके लिए वट का इस्तेमाल किया जाएगा, और वट जो है वो एक WH फैमिली वर्ड है। तो वट हैव यू नॉट बीन डूइंग सिंस लास्ट ईयर। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। केवल आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखना है और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और आप इसको बहुत ही आसानी से आराम से सीख जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।